राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना। राम आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम हर युग में है, राम हर पल में है। राम है आज में, राम ही कल में है। राम है आज में, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो।
राम गृहस्थ है, राम है हेलो 1 2 3 माइक चेक। राम गृहस्थ वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? आरंभ भी राम ही, अंत भी राम। आरंभ भी की हाल चाल मेरे यारों, की हाल चाल? चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग सिद्धि, गुड मॉर्निंग नीर, गुड मॉर्निंग प्रबल, गुड मॉर्निंग रिद्धिमा, गुड मॉर्निंग सुजल, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग भूमि, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, वीजियो 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 वीजियो। चलो जी, मैं बहुत बढ़िया जी, एकदम मस्त मौज बहार। आप सब सुनाई, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया एकदम जी। तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। अब ये लगा लो कि तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब तुम कैलेंडर पे ना डेट काटना स्टार्ट कर दो। क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है ना? अब ये भाई साहब, ये टाइम देखो, ये जब कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले के महीने आते हैं तो वो टाइम पता ही नहीं लगता। ठीक है ना? अब तुम्हारी तैयारियां जोरों शोरों पे होनी चाहिए, और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे भी टाइम लगाया करो। ठीक है? और प्लान बनाओ पूरा, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, और चेक करो कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट होता है, तो उस टाइम को हटा के और पूरा का पूरा दिमाग जो है वो पढ़ने पे लगा दिया करो। बस ये पर ध्यान दो। इसमें डराने वाली बात नहीं है, इसमें रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब तुम आंखें बंद करके चलोगे, नहीं आ रहे पेपर, नहीं आ रहे पेपर, नहीं आ रहे पेपर, और एकदम अचानक से पेपर आ गए, और तुमको किसी ने बताया ही नहीं हमें पेपर आ रहे हैं, तो पता होना चाहिए ना पहले से। भाई कम से कम आंखें खुली तो होनी चाहिए कि हाँ भाई पेपर आने वाले हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या हमारे प्लान है, तभी तो कुछ प्लान बनाओगे। ओ नालायक। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया जी। आ जाओ सारे के सारे बच्चे, आओ फटाफट से। आज हमारा त्रिशूल बैच की क्लास नंबर 22। भाई साहब 21 क्लास हमारी इनकम टैक्स की हो चुकी है त्रिशूल बैच की, और जीएसटी हमने पूरा त्रिशूल बैच में बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया, और जीएसटी की भी अप्रोक्सीमेट हमारी 40 क्लास जीएसटी की हमने त्रिशूल बैच में लगाई थी। तो टोटल मिला के 61 लेक्चर हैं जो यूट्यूब पे हमारे हो चुके हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की रिवीजन के। फिर उसके अलावा 2 मैराथन हमारी हो चुकी हैं, उसके अलावा 5 सेशन हमारे संजीवनी बूटी के हो चुके हैं। ठीक है? और एक मैराथन अभी 7 तारीख को हमारी आने वाली है, जो सबसे बिगेस्ट मैराथन होगी, सबसे बड़ी मैराथन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट मैराथन होगी, जिसमें हम 5 हेड की रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है जी? तो हमने काम तो बहुत की है, अब वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे लेके जाते हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे, और एक बात और सुनना, आज हम मिल रहे हैं 2 बजे। आज हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है, मतलब प्रैक्टिस सेशन की लास्ट क्लास है। और हमें जो भी प्रैक्टिस करनी होगी आज वाली क्लास में खत्म करके हम होपफुली जीएसटी खत्म करेंगे, और कल से जो हमारी संजीवनी बूटी की सीरीज होगी वो हमारी होगी कल से, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के क्वेश्चन की होगी। ठीक है? तो कल से लेके ये लगा लो एग्जाम तक जितने भी हमारे सेशंस होंगे ना, वो सारे के सारे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस के होंगे। बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आपको इनकम टैक्स में हर क्वेश्चन में फील होगा कि आपने ये एडजस्टमेंट जो है वो पहले से की हुई है। बट हाँ ऑब्वियस बात है, डेली आपको साथ आना पड़ेगा। अगर आप बीच में नहीं आओगे तो ध्यान रखना, इस महीने की सारी क्लास मैं डे बाय डे प्राइवेट करता रहूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आएगा उसी को कंटेंट मिलेगा, जो नहीं आएगा फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है? चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे बच्चे, इधर देखो ध्यान से नहीं। अब हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, हमें कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट करना है जी। अगर आपको याद आ रहा हो, कल हमने सैलरी वाला चैप्टर ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट किया। अब 2 हेड हमने अपने कंप्लीट कर ली हैं। एक हेड हमारा कैपिटल गेन, एक हेड हमारा अदर सोर्स, और एक हेड हमारा पीजीपी। ये 3 हेड हमारे बैलेंस बचे हैं जिसकी हमें रिवीजन करनी है। बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर जो हैं हम रिवाइज कर चुके हैं। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब ये समरी बुक आपके पास है कैपिटल गेन की, उम्मीद करता हूँ सबने समरी बुक को डाउनलोड कर रखा होगा। ठीक है जी? और जिन जिन बच्चों ने इसको लाइक नहीं किया, पहले सारे बच्चे लाइक करो। नालायको तुम अपना पहले फर्ज अदा किया करो आते ही, जो तुम्हारे फर्ज हैं
बात समझ में आ रही है मेरी? ओए नालायक। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ रही। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल गेन का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब कैपिटल गेन और अदर सोर्स ना, ये दो टॉपिक हम एक साथ रिवाइज करेंगे। देखो आज हमारी तारीख है 3 तारीख। अब 3 तारीख आज हमारी क्लास हो रही है, 4 तारीख कल हमारी क्लास होगी, 5 तारीख को हमारी क्लास होगी, 6 तारीख को हमारी क्लास होगी, 7 तारीख को हमारी सुबह क्लास नहीं होगी। रीजन क्योंकि 7 तारीख को हमारी मैराथन है, तो 7 तारीख को हम सुबह क्लास नहीं लेंगे। 7 तारीख मिलेंगे शाम को 7 बजे पूरे के पूरे इनकम टैक्स के 5 हेड की रिवीजन करने की, बस ये पर ध्यान दो। तो ये 4 दिन हमारी क्लास होगी। उसके बाद कोशिश करेंगे 8 तारीख को संडे को मैं 1-1.5 घंटे की क्लास आपकी ले लूंगा आज। तो कोशिश हम ये करके चल रहे हैं कि 8 तारीख तक हम अपना कैपिटल गेन का चैप्टर जो है और अदर सोर्स का चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। उसके बाद फिर 9 तारीख से जो भी हमारे सेशंस होंगे त्रिशूल बैच के, वो होंगे पीजीबीपी के रिवीजन के। तो ये मत सोचना कि अगर हमने मैराथन के अंदर पीजीपी कर लिया, हमने पीजीपी मैराथन के अंदर भी करना है, बट मैराथन के बाद हमें त्रिशूल बैच के अंदर भी करना है, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मैराथन में अलग करेंगे, त्रिशूल बैच में अलग करेंगे, और इतने बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे ना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमारा प्लान है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, हाँ 7 तारीख को दिन में सो जाना ताकि रात को पूरी रात आपने जागना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ 7 तारीख वाली मैराथन मैं 100% प्राइवेट करूंगा। जितनी मर्जी गाली निकालनी है पहले निकाल लो, क्योंकि बाद में निकालोगे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे घर में शादियां हैं, तुम्हारे चाचे की शादी, मामे की शादी, ताई घर में, यहाँ जाना है वहां जाना है, भाई हमारे भी प्लान है। ठीक है ना, हमारे भी प्लान है, हमें भी शादी के इन्विटेशन आए हुए हैं, हम भी शादियां छोड़ के बैठे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में शादियां नहीं चल रही, शादियां सबके घर में चल रही, काम सबको होते हैं। ठीक है ना, बट हमारी भी कोई लाइफ में प्रायोरिटी है ना, तो वही प्रायोरिटी तुम्हारी होगी, बस ये बात ध्यान दो। 7 तारीख को पूरी रात आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। सर संजीवनी आपने नहीं करी, कोई बात नहीं, एक बार मैराथन मिस करके देख लेना। जब तुम तड़पोगे ना कि भाई अब क्या हो गया, वो तो डाउनलोड भी नहीं हो पाई और अब तो मैराथन दिख भी नहीं रही, तो उस दिन तुम्हें रियलिटी फील हो जाएगी कि गाबा सर भी प्राइवेट कर सकते हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हें 8 तारीख को सुबह दिख जाएगा कि उस मैराथन में जब तुम्हें नहीं मिलेगा फिर बात करेंगे उस दिन। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हम कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ। अब अगर मैं कैपिटल गेन की बात करता हूं ना, तो सेक्शन 45 से लेकर 55 कैपिटल ए तक जितने भी सेक्शन हैं वो सारे के सारे हमारे कैपिटल गेन के हैं। तो सेक्शन 45 से लेकर 55 कैपिटल ए तक जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे कैपिटल गेन के निकल के आते हैं। और 56 से लेकर 59 तक जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे अदर सोर्स के निकल के आते हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 45 से लेकर 59 तक जो सेक्शंस हैं वो कैपिटल गेन और हमारे अदर सोर्स के हैं। अब याद करो, मैंने कहा था इनकम टैक्स में ना टोटल मिला के हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, अगर आपको याद आ रहा हो। एक तो मैंने कहा था कि एक तो हमारा हेड जो हमें रिवाइज करना है, एक हमारा हेड यहाँ पे निकल के आता है सैलरी का, एक हमारा हेड यहाँ पे आता है हाउस प्रॉपर्टी का, एक हेड हमारा आता है पीजीबीपी का, एक हेड हमारा कैपिटल गेन का आता है और एक हेड हमारा अदर सोर्स का आता है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आपके निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रहे हैं कि सैलरी जो है, प्लीज ध्यान सुना, सैलरी जो है ये टॉपिक हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पीजीबीपी हमें रिवाइज करना है, कैपिटल गेन हमें रिवाइज करना है, अदर सोर्स हमें रिवाइज करना है। चेक करो, सैलरी हमने रिवाइज किया तो सैलरी के अंदर कौन सी इनकम आती है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा, अलाउंस देगा, परक्यूसिट देगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी की सारी बातें सैलरी में निकल के आती हैं। फिर अगर कोई रेंटल इनकम आती है तो हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि कैपिटल गेन और अदर सोर्स वाले केस में क्या होगा। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन अब यहाँ पे ना रेगुलर बैच, ये तो सुदर्शन बैच जो हमने यूट्यूब पे लिया था, ये आप भी जानते हो
टोटल मिला के 16 लेक्चर हैं जो हमने कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स में लगाए हैं। सुदर्शन बैच जिसने भी लाइव देखा होगा वो तो आपका रेगुलर बैच ही था। तो 16 लेक्चर हमने कैपिटल गेन और अदर सोर्स के ऊपर लगाए जो हमें 4 लेक्चर में रिवाइज करना है। मतलब आप ये मान के चलो कि 16 मल्टीप्लाइड 2.5 तो अप्रोक्सीमेट आप मान लो कि 40 घंटे वाला कंटेंट ऐसा है जो हमें 8 घंटे में रिवाइज करना है। तो रेगुलर बैच में हमने 40 घंटे में किया, रेगुलर बैच में 40 घंटे में किया, वो 40 घंटे अब हम 8 घंटे में रिवाइज करेंगे। और वही संडे वाली सैटरडे वाली जो हमारी मैराथन होगी उस मैराथन में ये दोनों चैप्टर हम कोशिश करेंगे 3 से 4 घंटे में रिवाइज करने की। तो मतलब 40 को हमने कन्वर्ट किया 8 घंटे में, 8 घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे 4 घंटे में जो हमारी सैटरडे को मैराथन होगी। बस ये पर ध्यान दीजिए। अब एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले याद करो मैंने कहा था कैपिटल गेन में ना सारी की सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अब कैपिटल गेन में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी वो सारी की सारी बात कैपिटल गेन के चार्जिंग सेक्शन में लिखी है। दैट इज चार्जिंग सेक्शन नंबर 45(1). अब याद करो चार्जिंग सेक्शन ये बात कहता है अगर मुझे कैपिटल गेन में इनकम टैक्सेबल करनी है तो 3 कंडीशन का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन क्या निकल के आती है कि आपकी इनकम होनी चाहिए, इनकम ट्रांसफर से होनी चाहिए, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। अब अगर इनकम है, इनकम ट्रांसफर से है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये तो 100% कंफर्म है। तो पहली कंडीशन इनकम हो, दूसरी कंडीशन इनकम ट्रांसफर से हो, तीसरी कंडीशन ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स मेरे को लगाना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा इनकम किसे कहते हैं वो सारी बातें हमें पता है। इनकम किसे कहते हैं इट मींस अगर मान लो 100 रुपए वाली एसेट अगर मैंने 200 रुपए की बेची तो 100 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है, वो मेरी इनकम है। और इनकम इंक्लूड लॉस ऑल्सो। भाई इनकम में ना आपके लॉस भी कवर होंगे और इनकम इंक्लूड नेगेटिव इनकम ऑल्सो। कि इनकम में इनकम तो आती है, इनकम में नेगेटिव इनकम भी आएगी। बस ये बात ध्यान दो। तो इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, इनकम को तो यहां से बाहर निकाल दो। मेन 2 पॉइंट आते हैं कि ट्रांसफर किसे कहते हैं और कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। अब याद करो हमने रेगुलर बैच में क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर हमें ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़नी है। इन दोनों के बाद दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि किस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और किस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो हम रिवाइज कर देखो यहाँ पे 45(1) में क्या लिखा है। 45(1) में लिखा है पहली बात इनकम हो, इनकम ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। और जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया होगा कैपिटल गेन जो होंगे वो उस साल में टैक्सेबल होंगे। पैसा कब आएगा ये मैटर नहीं करता भाई। जहां पे ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर उसी ईयर में कैपिटल गेन जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जहां ट्रांसफर वहीं टैक्सेबल। पैसा कब आएगा ये मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। फिर यहां पर मैंने कहा था कि अगली डेफिनेशन जो निकल के आती है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट, कि हम कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। अब मेरे को सारे बच्चों बताना, अगर मैं बात करूंगा कैपिटल एसेट, याद करो कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज नंबर 14 में लिखी थी। कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, अगर मैं बात करूंगा कैपिटल एसेट की 3 क्लोज निकल के आते हैं। क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर सी। क्लोज नंबर ए, क्लोज नंबर बी, क्लोज नंबर सी। अब अगर क्लोज नंबर ए की बात करूंगा तो क्लोज नंबर ए में क्या लिखा था, वो कहता था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन इज ए कैपिटल एसेट। कि आपके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी है चाहे वो आपके बिजनेस से लिंक करती है या नहीं करती, वो हर प्रॉपर्टी जो है वो कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर होती है। अच्छा मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन एक बार सारे बच्चे सोच के बताना, अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूं तो सारे बच्चे बोल दो क्या ये त्रिशूल मेरे हाथ में कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। क्या ये मोबाइल मेरे हाथ में कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। क्या ये सेल मेरे हाथ में कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। क्या ये बोतल मेरे हाथ में कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। क्या ये रिमोट मेरे हाथ में कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। बट गवर्नमेंट ये बात कहती है ये एज पर दिस लाइन तो है, पर आगे गवर्नमेंट ने बोला इस कैपिटल एसेट में हम कुछ चीजें कवर नहीं करेंगे। अब क्या कवर नहीं करेंगे? पहला बाहर निकाल दिया स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि जिस चीज में तुम बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज में तुम बिजनेस कर रहे हो वो तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड पर
पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल होगी, उसमें कैपिटल गेन की बातें नहीं होंगी। पहला पॉइंट तो ये। इट मीन अगर मान लो कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मान लो कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में स्टॉक इन ट्रेड है, तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा बिजनेस है, तो टैक्सेबिलिटी पीजीपी के अंदर होगी, टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन में नहीं होगी। फिर दूसरा गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, स्टॉक इन ट्रेड यहां पर नहीं आएगा। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो भी तुम्हारे पर्सनल इफेक्ट होंगे, जो तुम्हारी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब ये मोबाइल मेरा कैपिटल एसेट नहीं है, ये कपड़े मेरे कैपिटल एसेट नहीं है, ये स्पेक्स मेरा कैपिटल एसेट नहीं है, मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पास हैंकी है, ये हैंकी मेरा कैपिटल एसेट नहीं है। ये सारी के सारी मेरी पर्सनल इफेक्ट्स होंगी, ये कैपिटल एसेट से बाहर। अब इसका लॉजिक आपको मैंने क्लास के अंदर बताया था, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट है, इसके बेचने पर नॉर्मली नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा वो नुकसान हमको बियर करें, ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी यहां से बाहर है। अच्छा, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में सब चीजें यहां पे कवर नहीं थी, कुछ चीजों को इन्होंने बाहर निकाल दिया था। अगर आपको याद आ रहा हो, क्या बाहर निकाला था? ज्वेलरी, याद करो, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहती है आपकी ज्वेलरी यहां से बाहर है, ड्राइंग यहां से बाहर है, पेंटिंग यहां से बाहर है, स्कल्पचर्स यहां से बाहर है, और एनी वर्क ऑफ आर्ट ये सब यहां से बाहर है। इनकी सेल पे कैपिटल गेन लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या ज्वेलरी में सारी ज्वेलरी कवर होगी? यस, ज्वेलरी में गोल्ड की ज्वेलरी भी कवर होगी, सिल्वर की ज्वेलरी भी कवर होगी। क्या यहाँ पे डायमंड्स कवर होंगे? होंगे। क्या यहाँ पे स्टोन्स कवर होंगे? होंगे। बट सिल्वर यूटेंसिल्स ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। इट मींस अगर चांदी के बर्तन जिसमें आप खाना खा सकते हो, इन फॉर्म ऑफ थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, तो चांदी के बर्तन तुम्हारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ ज्वेलरी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। फिर अगले पॉइंट पर आओ जी। तो उसने पहला बाहर निकाला स्टॉक इन ट्रेड को, दूसरा बाहर निकाला पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इनको छोड़ के फिर अगला गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट, बट अगर एग्रीकल्चर लैंड तुम्हारी इन दोनों में से किसी भी केस में फॉल कर जाती है तो वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो वैसे तो कैपिटल एसेट नहीं है, पर अगर एग्रीकल्चर लैंड इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में कवर हो जाए तो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बन जाएगी। तो सबसे पहला केस क्या था? पहला केस यह था कि अगर एग्रीकल्चर लैंड आपकी ऐसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल करती है जिस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा की है, इट इज ए कैपिटल एसेट। मतलब अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, अब ये एग्रीकल्चर लैंड ये वाली निकल के आ रही है, अब इस एग्रीकल्चर मान लो फॉर एग्जांपल ये म्युनिसिपैलिटी है, अब ये म्युनिसिपैलिटी के बीच में तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड है और इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा की है, इट इज ए कैपिटल एसेट। सर गाबा सर, अगर मेरी एग्रीकल्चर लैंड मान लो म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल नहीं करती तो अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड म्युनिसिपैलिटी के अंदर फॉल नहीं करती बट इस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर में आती है, इस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 6 किलोमीटर में आ रही है, इस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 8 किलोमीटर में आ रही है, इस म्युनिसिपैलिटी के बियॉन्ड 8 किलोमीटर में आ रही है। अब अगर इस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर में आ रही है, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक है, इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर विद इन 6 में आ रही है, पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है, इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर विद इन 8 में आ रही है, पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट। और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में है तो नॉट ए कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो। या तो विद इन 2 में फॉल करे, या विद इन 6 में फॉल करे, या विद इन 8 में फॉल करे, या बियॉन्ड 8 में फॉल करे, वो एसेट बन सकती है, बट साथ में पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हाँ, अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में है तो वो कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी, ये पॉइंट यहाँ पे निकला। फिर एक पॉइंट हमने यहाँ पे और किया था, अगर एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन कंट्री में है तो ऑलवेज एक कैपिटल एसेट, फॉरेन कंट्री वाली एसेट को हम हमेशा कैपिटल एसेट बोलेंगे, उसकी ट्रांसफर पर कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। सर म्युनिसिपैलिटी का मतलब, अब म्युनिसिपैलिटी का मतलब आप जानते होंगे, म्युनिसिपैलिटी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भाई आपकी प्रॉपर्टी किसी ना किसी म्युनिसिपैलिटी में तो आती होगी ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं पता क्या होता है? जहाँ पे तुम्हारा घर है वहां के एरिया की एक म्युनिसिपैलिटी होती होगी। अब अगर वहां के एरिया की एक म्युनिसिपैलिटी है,
अगर अगर यहाँ पे एरिया की म्युनिसिपैलिटी है, अगर यहाँ के एरिया की म्युनिसिपैलिटी है, अगर यहाँ पे एरिया की म्युनिसिपैलिटी है, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है वहां पे जो म्युनिसिपैलिटी है, देखो हर एक एरिया की म्युनिसिपैलिटी होती है, उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी होती है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? बोलो 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 बोलो। डन? ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक पॉइंट बस अपने दिमाग में सेट कर लो। हेलो भिंडी, ओए भिंडी सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात समझ लो। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया इट इज ए कैपिटल एसेट। अगर रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, अगर वो अर्बन एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट है। बस वो इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि रूरल एरिया वाली कैपिटल एसेट नहीं है और अर्बन एरिया वाली जो है वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो, ये नोट्स ऑलरेडी समरी बुक में दे चुका हूं। अब कितनी बार समरी बुक लोगे? आप टेलीग्राम पे जाओ, समरी बुक डाउनलोड करो, ये वही समरी बुक तो है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। याद करो मैंने कहा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो है उसको हम कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे, तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो है वो यहां से बाहर है, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा ये सब कुछ हमारा कैपिटल एसेट से बाहर हो गया। अब ये था क्लोज नंबर ए, ये क्लोज नंबर ए था जी, ध्यान रखना, ये क्लोज नंबर ए था। अब अगर मैं क्लोज नंबर ए के साथ बात करूंगा, अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है क्लोज नंबर बी जी। अब क्लोज नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? क्लोज नंबर बी कहता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में कोई भी सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी हर केस में कैपिटल एसेट मानी जाएगी। मतलब एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज ए कैपिटल एसेट। उसके हाथ में वो सिक्योरिटी हर केस में कैपिटल एसेट मानी जाएगी, वो ये बात कहना चाह रही है। तो उसने बोला एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इट इज ए कैपिटल एसेट, ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बस मेरे को बता दो। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ, क्लोज नंबर सी। अच्छा क्लोज नंबर सी यूलिप वाला, याद है इसका लिंक वैसे मैंने अपने रेगुलर बैच वाली क्लास में डाला था। जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको ये लिंक देखने को नहीं मिला होगा। यूलिप वाले केस में बस इतनी सी बात ध्यान देना कि यूलिप वाले केस में अगर आपने कोई पॉलिसी ली है 1 फरवरी 21 या उसके बाद और तुमने प्रीमियम पे किया 2.5 लाख तक, अगर तुमने प्रीमियम पे किया 2.5 लाख तक, तो फिर तो गवर्नमेंट कहती है वो कैपिटल एसेट नहीं है, उसको यहां से बाहर निकालो। बट अगर तुमने प्रीमियम पे किया 2.5 लाख से ज्यादा, फिर वो कैपिटल एसेट है, उसका ट्रीटमेंट जो करेंगे वो कैपिटल गेन के चैप्टर में करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन तुम्हारे एग्जाम के अंदर नहीं बनेगी। आप ये मान लो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा, सिर्फ वो ये पूछेंगे एमसीक्यूज के अंदर बन सकता है, वैसे भी लिखने को बन सकता है कि यूलिप क्या कैपिटल एसेट है या नहीं है। बट कब? अगर जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं या एग्रीगेट प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है, अगर वो 2.5 लाख तक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2.5 लाख तक में कैपिटल एसेट नहीं है, वो बाहर है। अगर 2.5 लाख से ऊपर है, कैपिटल एसेट है और कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी भी होगी, बस ये पर ध्यान दो। हम लोग सारे बच्चे बताओ, क्या कैपिटल एसेट की डेफिनेशन याद हो गई जी? ठीक है, देखो जिन्होंने सुदर्शन बैच देखा है उनको ये बातें बिल्कुल बच्चों वाली लग रही होंगी। जिन्होंने सुदर्शन बैच नहीं देखा, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। पर हाँ, अगर पहले एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो उनको भी इजी लग रहा होगा। तो ये सारी की सारी बातें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन की निकल के आ रही हैं। सर क्या ये एग्जाम में डेफिनेशन बन सकती है? चांसेस 0% है। बट कई बार क्या होता है, 0 पर भी इंस्टीट्यूट डंडा मार देता है, कहता तेरे हाथ तोड़ूंगा, तूने कहा था ना 0% है, ले क्वेश्चन बना रहा हूं, अब तो बच्चों को बोल 0% है। तो भाई है तो हमें करनी है बात खत्म, है तो करनी है बात खत्म। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन जो है वो ट्रांसफर की है। अब ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है ना, ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है ना, वो ट्रांसफर की डेफिनेशन मींस नहीं है, ट्रांसफर इंक्लूड्स है। ट्रांसफर किसे कहते हैं वो नहीं बता रहे, ट्रांसफर में क्या क्या आएगा वो बता रहे हैं। देखो ट्रांसफर में क्या क्या आएगा,
अरे सारे बच्चे बोलना स्टार्ट करो, जितने बच्चे भी लाइव मेरे सामने बैठे हैं सारे बच्चे बोलना स्टार्ट करो। ट्रांसफर में क्या क्या आएगा बोलो। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, ये सब कुछ ट्रांसफर में आएगा। सेल आएगा, एक्सचेंज आएगा, रिलिंक्विशमेंट आएगा, एक्सटिंग्विशमेंट आएगा। सेल और एक्सचेंज तो समझ में आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर रिलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है? रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है किसी एसेट पर आपका राइट है, वो राइट आपने त्याग दिया, वो राइट आपने सेक्रीफाइस कर दिया, वो राइट आपने छोड़ दिया, उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट। फिर एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने राइट खुद नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट ने ही आपका राइट खत्म कर दिया, उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट। तो रिलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है? राइट त्याग देना, और एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है? राइट खत्म हो जाना। तो गवर्नमेंट ने कहा ये भी ट्रांसफर है। जैसे मान लो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, ट्रांसफर है। ठीक है, तो एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है कि लो ने ही तुम्हारा राइट अगर खत्म कर दिया, वो एक्सटिंग्विशमेंट है, वो भी एक ट्रांसफर है। तो सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट। और क्या ट्रांसफर बताओ, और क्या ट्रांसफर है? कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करती है। अब बोलो मेरे बच्चे, नालायक कहीं के, हंस क्यों रहे हो? काहे हंस रहे हो? नहीं हंस रहे तो हंसो, फिर हंसो 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 हंसो, थोड़ा 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 सा। ओ माय गॉड। चलो, तो अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कंपल्सरी एक्विजिशन, कि अगर कोई गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर की है तो वो भी एक ट्रांसफर है। फिर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया जा रहा है, उसमें भी ट्रांसफर है। अच्छा, पोजेशन ध्यान रखना, रजिस्ट्री को ट्रांसफर नहीं बोल रहे। हेलो भाई साहब, ओए ओए ओ भिंडी, इधर रजिस्ट्री को ट्रांसफर नहीं बोल रहे, ठीक है? पेमेंट को ट्रांसफर नहीं बोले, पोजेशन को हम ट्रांसफर बोल रहे हैं। जहां पोजेशन है वहां ट्रांसफर है। रजिस्ट्री कहां हो रही है, पेमेंट कहां हो रही है, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद देखो, फिर अगर कोई सोसाइटी अपने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट कर रही है, वो अलॉटमेंट भी ट्रांसफर है। जीरो कूपन बॉन्ड की रिडम्पशन, तो जीरो कूपन बॉन्ड की जो रिडम्पशन है ये भी ट्रांसफर है। और अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो ये भी ट्रांसफर है। ओ माय गॉड। अब सारे बच्चे फटाफट से बोल दो ट्रांसफर में क्या क्या आएगा। हेलो भिंडी, ओए ओ शिमला मिर्च, सारे बच्चे बोलो ट्रांसफर में क्या क्या आएगा। ट्रांसफर में आएगा सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, possession of immovable property, allotment of property by cooperative society into member, और जीरो कूपन बॉन्ड की रिडम्पशन, ये सब कुछ ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा। अच्छा एक बात बताना, क्या यही ट्रांसफर है या ये भी ट्रांसफर है? बोल बा, ओ बोल बा, क्या यही ट्रांसफर है या ये भी ट्रांसफर है? बताओ जल्दी बोलो, ये भी यही ट्रांसफर है या ये भी ट्रांसफर है? बोलो बोलो बोलो। ये भी ट्रांसफर है, ये ही नहीं। ट्रांसफर की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अब एक बात बताओ, अब देखो 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 देखो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। ओए वो थ्योरी खत्म हो रही है, वो कैलकुलेशन स्टार्ट होने वाली है कैपिटल गेन की। बेटे पढ़ लो, निकाल देना इस बार। ओ मेरे बच्चों, अगली बार ये चैप्टर चेंज हो चुका है। ओ भाई साहब, जो तुम करोगे वो खत्म हो चुका है भाई साहब। ओ भाई साहब, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया, कुछ केस में है कुछ केस में नहीं है, कहीं रेट कुछ अलग हो गया कहीं रेट कुछ अलग हो गया। अरे मेरे स्यापों, कर लो इस बार, निकाल देना टैक्स का या एग्जम्पशन ले लेना भाई, कुछ भी कर लेना। अगली बार टैक्स का मतलब कैपिटल गेन चेंज, और बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर भी चेंज। तो चुप करके अभी देख लो अभी हमें क्या करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसने बोला कि अगर आप कैपिटल एसेट की ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। अब ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, बट अगला क्वेश्चन है कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करना है। तो गवर्नमेंट कहती देख भाई, अगर तुझे कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो दो चीजें हैं। पहले बता कि जो तू कैपिटल एसेट
ट्रांसफर कर रहा है वो कैपिटल एसेट कौन सी है, क्योंकि या तो वो एसेट शॉर्ट टर्म है या वो लॉन्ग टर्म है। भाई या तो वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगी, या वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म होगी, यही तो होगी ना, या तो वो शॉर्ट टर्म होगी या वो लॉन्ग टर्म होगी। अब अगर तुम्हारी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है, अगर तुम्हारी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है, तो कैपिटल गेन निकालने का तरीका है सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सेल प्राइस माइनस में कोआ माइनस में कोई माइनस में ईओटी, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म गेन है, बात खत्म। अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो गेन आएगा सेल प्राइस माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई माइनस में ईओटी। अब बच्चा कह रहा है सर ये कोआ और आई कोआ, कोई और आई कोई, यहां तो ईओटी सेम है, तो दोनों के अंदर फर्क क्या है मेरे बच्चों, दोनों के अंदर ये फर्क है, वहां पे सिर्फ हमें कॉस्ट माइनस करनी है, यहाँ पे उस कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है, यहां पे उस कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है। अगर तुम कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लोगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर तुम कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लोगे, अगर तुम कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लोगे तो तुम्हारा आई कोआ और आई कोई निकल के आ जाएगा जी। तो हमें अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमें इंडेक्स रेट दिए होंगे। सर वो कहां दिए होंगे, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे। हाय तोबा, कैसे करेंगे हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट? अरे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि जिसको तुम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना चाह रहे हो वो एसेट तुमने परचेस कब की है, या तो 1/1 से पहले परचेस की होगी या 1/1 के बाद परचेस की होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। बट एक बार अभी उसको छोड़ दो, अभी दिमाग में क्वेश्चन बस एक आ रहा है कि जो ये शॉर्ट टर्म वाले केस में ऐसे निकालना है, लॉन्ग टर्म वाले केस में ऐसे निकालना है, तो ये पता कैसे लगेगा कि एसेट मेरी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? तो गवर्नमेंट ने कहा हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी, हम बताएंगे। याद करो कितनी टाइम लिमिट थी, बोलो 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 बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, कितनी टाइम लिमिट तुमने पढ़ी थी? बोल दो मेरे बच्चों, कितनी टाइम लिमिट आपने पढ़ी थी? बोल दो बोल दो बोल दो, शाबाश शाबाश शाबाश। कितनी टाइम लिमिट पढ़ी थी आपने? तीन पढ़ी थी। कौन कौन सी? 36 मंथ पढ़ी थी, 24 महीने पढ़ी थी, 12 महीने पढ़ी थी। हर केस में 36 मंथ है, 2 केस में 24 महीने हैं और 4 केस में 12 महीने हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस बार एग्जाम वैसा निकल जाएंगे, वैसे तो तुम्हारे निकल जाएंगे, बट अगर नहीं निकले ना, ऐसा समझ लेना उन 3 टाइम लिमिट नहीं हैगी, उन 2 ही टाइम लिमिट हैगी है। सर जी आप हमें अमेंडमेंट मत बताओ, आप हमें अमेंडमेंट देखनी नहीं है, हमें इस बार एग्जाम निकाल ही देने हैं। यस, यही मैं चाहता हूं बेटा, तुम निकाल सकते हो, मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम जो मुझे देख रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है भाई, पहचान लो अपने आप को, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। यस यू कैन, यू विल, तुम निकालोगे, मैं कह रहा हूं तुम निकाल सकते हो मेरे दोस्तों, तुम निकाल सकते हो। तो अंदर बहुत ताकत है, बहुत पावर है। याद करो तुम यहां पे क्यों आए थे, तुम पास होने के लिए आए थे नालायकों, और तुम्हें पास होना है। मैं बात मेरी समझ पा रहे हो? तो निकालो, लग जाओ, लड़ जाओ, भिड़ जाओ और एग्जाम निकाल दो, खत्म। बात समझ में आ रही है? तो टेंशन नहीं लेनी, 3 टाइम लिमिट है, बस 3 टाइम लिमिट है। बात समझ में आ रही है जी? कितने टाइम लिमिट है? बोलो 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 बोलो। 3 टाइम लिमिट है हमारी, ठीक है? हाँ, तीन टाइम लिमिट है। 3 टाइम लिमिट निकल के आ रही है, 36 महीने, 24 महीने, 12 महीने। अब देखो यहाँ पे जी, नॉर्मल केस में 36 मंथ है, नॉर्मल केस में 36 मंथ है, 2 केस में 24 महीने और 4 केस में 12 महीने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 महीने किस केस में? तो 24 महीने हैं अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में और लैंड और बिल्डिंग वाले केस में। तो अनलिस्टेड शेयर वाले केस में और लैंड और बिल्डिंग वाले केस में 24 महीने हैं। अगर 24 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म, अगर 24 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। और इन दोनों को छोड़ के जो बाकी कैसे, लिस्टेड सिक्योरिटी हो गया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई हो गया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, तो इन सब केस में अगर 12 महीने तक है
तो शॉर्ट टर्म है, अगर 12 महीने से ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है नहीं? तो ये टाइम लिमिट है, बस दिमाग खोल के, दिमाग खोल के। भाई साहब त्रिशूल टेढ़ा हो गया, सॉरी। दिमाग खोल के बैठो, दिमाग खोल के। अनलिस्टेड सिक्योरिटी नहीं कह रहा, अनलिस्टेड शेयर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? अनलिस्टेड शेयर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? अनलिस्टेड शेयर कह रहा हूं। तो अनलिस्टेड शेयर वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है अनलिस्टेड शेयर, और लैंड और बिल्डिंग वाले केस में लिमिट 24 महीने की है। इन 4 केस में लिमिट जो है वो 12 महीने की है, और बाकी सब केस में लिमिट जो है वो 36 महीने की है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? मानसी टेंशन नोट, आ जाओ फटाफट से आओ, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो यहाँ पे अभी जो हमारा होल्डिंग पीरियड है, अब ये होल्डिंग पीरियड हम कहां से कहां तक काउंट करेंगे? होल्डिंग पीरियड जो हम काउंट करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन से काउंट करेंगे, और कब तक काउंट करेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जहां पे आपने ट्रांसफर की है उससे एक दिन पहले तक। यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई इज जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड। तो अगर आपके पास यूटीआई के यूनिट्स हैं तो भी गवर्नमेंट ने कहा 12 महीने की लिमिट है। यूटीआई मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पे जी, अब गवर्नमेंट कह रही है डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर तक, वहां तक चेक करो कितना होल्ड है। अगर परचेज 15 दिसंबर को है, सेल 25 जनवरी को है, तो 15 से लेके 24 जनवरी तक आप चेक करोगे कितना होल्ड किया। अगर ये उस टाइम लिमिट से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। तो बोला सिंपल सी बात निकल के आ रही है, जिस दिन परचेज किया वहां से लेके इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर तक, वहां तक काउंट करना है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये पॉइंट पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहे कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ मार्केट लिंक डिवेंचर and units of a specified units of mutual fund would always be capital gain arising from transfer of a short term capital asset irrespective of period of holding of such asset. This is provided in section 50AA. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आर मार्केट में ना मार्केट लिंक्ड डिवेंचर है या कई स्पेसिफाइड यूनिट्स है म्यूचुअल फंड की जो सेक्शन 50AA के अंदर आती है। अब गवर्नमेंट कहती है इनको जितना मर्जी होल्ड करो, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएंगी, इनको बेचने पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। याद आपको मैंने कहा था एक सेक्शन 50 है डेप्रीशिएबल एसेट वाला, तो डेप्रीशिएबल एसेट बेचने पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। ऐसे ही सेक्शन 50AA है जो मार्केट लिंक्ड डिवेंचर होते हैं, उनको बेचने पर भी हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। चाहे 10 साल के बाद बेचो, चाहे 20 साल के बाद बेचो, हमेशा जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। बस ये पर ध्यान दीजिए, तो ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ जी, कैपिटल गेन हमें कंप्यूट कैसे करना है। अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अभी तो देखो ध्यान से, मेरे को सारे बच्चे बोलना हेलो भाई साहब, ओए ओए सुनो ध्यान से। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो सेल प्राइस माइनस में कोवा माइनस में कोई माइनस में ईओटी, ये तुम्हारा आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगर लॉन्ग टर्म है तो सेल प्राइस माइनस में आई कोवा माइनस में आई कोई और माइनस में ईओटी, ये जो आएगा ये आएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म और ये आएगा तुम्हारा शॉर्ट टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है। अब बस क्वेश्चन ही निकल के आ रहा है, बच्चा कह रहा है सर ये तो समझ में आ गया निकालना कैसे, बट सर हमें कॉस्ट क्या लेनी है। अब यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन 55 में कॉस्ट क्या लेनी है। अब सेक्शन 55 में ना 2 पार्ट है, पार्ट नंबर ए हमारा कोवा का है, पार्ट नंबर बी हमारा कोई का है। अब कोवा वाले केस में याद करो, कोवा वाले केस में 3 एसेट्स हमने की थी, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स, एक शेयर्स एंड सिक्योरिटी, और एक हमने की थी एनी अदर कैपिटल एसेट। तो सबसे पहले हम ईओटी का मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। ईओटी का मतलब होता है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, जो आपने ट्रांसफर पे खर्चे किए उसको ईओटी बोलते हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पॉइंट क्या है, हम सबसे पहले कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं। एनी अदर कैपिटल एसेट वाले केस में कॉस्ट क्या निकलेगी, मतलब इस वाले केस में कॉस्ट क्या निकलेगी, हम ये निकालना सीख रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा इस वाले केस में कॉस्ट क्या निकलेगी, इसके 2 केस हैं, या तो लैंड बिल्डिंग इसको अलग कर दो या अदर कैपिटल एसेट को अलग कर दो। अब पहले बात करते हैं अदर कैपिटल एसेट।
अदर कैपिटल सेट मतलब गोल्ड हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब के सब अदर कैपिटल सेट में आ रहे हैं। अब अगर ये अदर कैपिटल एसेट है, इसमें दो केस हैं, या तो आपने 141 से पहले खरीदी या आपने 141 या उसके बाद खरीदी है। अब एक बच्चा ये बात कह रहा है, गाबे ओए गाबे ओए गाबे ओए गाबे 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 सुन। यार एक बात बताओ, ये आप हमें बार बार ये क्यों कह रहे हैं 141 से पहले और 141 के बाद? याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था कि जो इंडेक्सेशन रेट है वो हमें दिए ही 1-2 से हुए हैं। मतलब इंडेक्स रेट हमें 1-2 से पहले के दिए ही नहीं हुए ना। अब अगर इंडेक्स रेट 1-2 से पहले दिए ही नहीं हुए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। इंडेक्स रेट हमें दिए ही कब हुए हैं? इंडेक्स रेट दिए हुए 1-2 या उसके बाद के। तो क्वेश्चन का निकल के आ रहा है, दो केस चेक करने हैं, अगर 1 से पहले है तो क्या होगा और अगर 1 या उसके बाद है तो क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई एक बात तो क्लियर है, अगर तेरी प्रॉपर्टी 1-2 से पहले की है तो जो इंडेक्सेशन करेंगे वो 1-2 से ही करेंगे, क्योंकि उससे पहले का तो इंडेक्स रेट है ही नहीं है। बट हाँ, हम तेरी कोस्ट निकालने का तरीका चेंज कर सकते हैं। अब कैसे जी? अगर आपने प्रॉपर्टी ली 141 से पहले तो कोस्ट क्या लेंगे? परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवर इज हायर। मतलब परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी विच एवर इज हायर, हम ये लेके चलेंगे। और अगर आपने 141 या उसके बाद एक्वायर की है तो फिर परचेज प्राइस, यानी ना परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी नहीं, जो तुम्हारा परचेज प्राइस है वही तुम्हारी कोस्ट है, क्योंकि 141 के बाद के इंडेक्स रेट हमारे पास हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने का परचेज प्राइस है वही कोस्ट निकल के आ रही है। ये तब है एनी अदर कैपिटल एसेट वाले केस में। सर अगर मान लो मेरी कोई प्रॉपर्टी मान लो अदर एसेट में कवर नहीं है, लैंड बिल्डिंग है, तो लैंड बिल्डिंग में गवर्नमेंट कहती है अगर 141 से पहले एक्वायर किया तो परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी और 141 की एसडीवी इनमें से लेस, और जो लेस आएगा और परचेज प्राइस इनमें से हायर, ये तुम्हारी कोस्ट बनेगी। याद है लैंड बिल्डिंग वाले केस में क्या लेते थे? परचेज प्राइस और 141 की एफएमवी और 141 की एसडीवी, उनमें से लेस, जो लेस आएगा कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस विच एवरेज हायर, ये तुम्हारी कोस्ट बनेगी। और जो ये कोस्ट है इसको तुम इंडेक्सेशन कर दोगे, और अगर वही 141 के बाद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल परचेज प्राइस जो होगी वही हमारी कोस्ट बनेगी, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे बताओ जी, सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक के मुझे बताएं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। सीसी 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 बोलो। सीसी क्रिस्टल क्लियर बैच, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से। अच्छा आप बताओगे, मेरे को बताओगे इस कोआ को हमें आई कोआ में कैसे कन्वर्ट करना है? तो 141 से पहले की जो है उस कोआ को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफर से, और जो 141 के बाद की है उस कोआ को डिवाइड करेंगे जो ईयर ऑफ परचेज है उसके रेट से, मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफर से। ये तुम्हारा कोआ को तुमने आई कोआ में कन्वर्ट कर लिया जी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, ये रहा। अब इधर देखो ध्यान से। अब एक बार ना सारे के सारे बच्चे मुझे बस ये बताना, सोच समझ के बताना मेरे को, सारे के सारे बच्चे बड़े 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 शोने शोने बच्चे हैं, शोने शोने हैं, शोने शोने। अब शोने शोने बच्चे मुझे आंसर देंगे। देखो यहाँ पे शोने शोने बच्चे क्या आंसर देंगे? शोने शोने बच्चे आंसर देंगे ये डेट ऑफ परचेज है, ये वैल्यू ऑफ परचेज है, ये 141 की एफएमवी, ये 141 की एसडीवी। आपको बताना है कोआ क्या होगी कैपिटल गेन के लिए, बताओ। लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, कार, ड्राइंग, बिल्डिंग, बताओ इन सब केस में कोआ क्या होगी? यस निशा, काफी सारे चेंजेस हैं।
हाँ जी, 3,60,000, 3,60,000, 360 कहाँ से आ गया? बोलो 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 बोलो, सारे बताओ सारे, सारे बताओ, सबकी कॉस्ट क्या बनेगी जी? 7 लाख, 7 लाख। और लास्ट वाले की 11 लाख। ये लो फिर, अब एक बार चेक कर लो ये आंसर जी, गलत आंसर है। 9 लाख, 12 लाख, 6 लाख। ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बनेगा 7 लाख और यहाँ पर बनेगा आपका 11 लाख, सॉरी 8 लाख रुपए। ये आंसर बनेगा। बच्चे हो तो तुम जैसे हो, नालायक बच्चे हो, अदरवाइज बच्चे हो ही ना। मेरे को सारे बच्चे बताओ, यहाँ पे तुमने लास्ट वाले केस में 11 लाख रुपए कैसे बोल दिया? जब तुम्हारी प्रॉपर्टी 141 के बाद की है, नहीं, जब तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो 141 के बाद की है, तो भाई 11 लाख रुपए तुमने कैसे बोल दिया यार? 141 के बाद तो जो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा वही कॉस्ट बनेगी। ये तो प्रॉपर्टी 141 के बाद की है, तो उसमें 141 की एफएमवी क्यों चेक कर रहे हो नालायक? 141 की एफएमवी कब चेक करते हैं? अगर प्रॉपर्टी 141 से पहले की हो। अगर प्रॉपर्टी 141 से पहले की नहीं है तो एक्चुअल परचेज प्राइस ही हमारी कॉस्ट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? सबके साडे तो सब सही। हाँ, तो जिंदे सब सही ने उनका वधिया वधिया काम है। जिंदे सब सही ने ओ वधिया है, जिंदे सब सही नहीं है और नालायक बच्चा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे देखो जी, हाउ टू कन्वर्ट। अब यहाँ पे चेक करो, कोआ को आई कोआ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर 141 है तो कोआ डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये आपकी आई कोआ है। और अगर 141 है उसके बाद है तो कोआ ईयर ऑफ परचेज के इंडेक्स रेट से डिवाइड करोगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारी आई कोआ निकल के आ रही है। ये तुम्हारी आई कोआ निकल के आ रही है। सर सेकंड केस बता दीजिए। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में क्या है? 141 से पहले है तो एफएमबी और एसडीवी, इनमें से लेस क्या बनेगा? एफएमबी। फिर इनमें से हायर क्या बनेगा? ये वाला 12 लाख रुपए। तो 12 लाख बन गया जी, 12 लाख बन गया। सर इफ लैंड और बिल्डिंग सेपरेटली वी नीड टू कैलकुलेट। यस, अगर आपको लैंड और बिल्डिंग अलग अलग दे रखे हैं तो लैंड का अलग आएगा, बिल्डिंग का अलग आएगा, फिर दोनों का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी अलग आएगा। ठीक है ना? अगर लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइन है तो बात एक अलग है। अगर लैंड और बिल्डिंग के दो केस दे रखे हैं तो दोनों केस में ट्रीटमेंट अलग करेंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। सर एक बार ड्राइंग वाला बता दो, ड्राइंग वाले में क्या है मेरे बाबू? ड्राइंग वाले में देखो, पहली बात तो 7 लाख और 4 लाख, हायर क्या बनेगा? 7 लाख। भाई अगर 141 से पहले है तो परचेज प्राइस और एफएमबी, हायर क्या बनेगा? एफएमबी। तो 7 लाख रुपए बन तो गई। ठीक है, चलो अंशुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेनी है? अब एक बात मेरे को सोच कर बताना, क्या आज हम कैपिटल एसेट पे इंप्रूवमेंट करवाते हैं? बहुत सारी इंप्रूवमेंट करवाते हैं, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, ये सारी की सारी हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमें क्या लेनी है, ये डिपेंड करता है कि आपने इंप्रूवमेंट करवाई कब है। अगर आपने इंप्रूवमेंट करवाई 141 से पहले तो वही करो जो लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं, इग्नोर। वही करना है जो लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं, इग्नोर। अगर तुम्हारी इंप्रूवमेंट जो है वो 141 से पहले की है, और अगर तुम्हारी इंप्रूवमेंट 141 या उसके बाद की है, तो फिर जो इंप्रूवमेंट होंगी उसके बेस पे लेके चल लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर 141 से पहले की है तो इग्नोर करके चलना है, और अगर 141 उसके बाद की है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो होंगे वो हमें लेके चलना है। उसको तुम इंडेक्स करोगे, उसके बेस पे कैलकुलेशन करोगे, बात खत्म जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? तो वही बात यहाँ पे लिखी है, 141 के बाद की इंप्रूवमेंट हमें लेनी है और 141 से पहले की इंप्रूवमेंट हमें नहीं लेनी है। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है जी? सर हमें क्यों तोड़ा? हाँ तो भाई इग्नोर करती हैं तो ये एक्सेप्ट कर लो ना। नहीं हर्ष, मेरे नालायक बच्चे,
आंखों से लड़कियों को घर छोड़ के आने वाले तुझे ही तोड़ूंगा मैं। क्या करते हो तुम लोग? सुनो मेरी बात, अब फिर रियलिटी सुनो। एक लड़का एक लड़के की पोल खोलेगा आज। तुम क्या करते हो? सुनो मेरी बात भरी महफिल के अंदर, अब तुम्हारे पेपर है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं, तुम क्या करते हो ऐसे? ये क्या होता है? क्या होता है ये? गर्दन, वो तो भगवान ने तुम्हारी गर्दन नहीं मोड़ी, तुम गर्दन ही पीछे मोड़ सकते थे। तुम 360 डिग्री गर्दन घुमा सकते थे। नालायक कहीं के। इधर देखो। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आओ जी। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, अब अगला पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन ये है, सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट हमें क्या लेनी है वो समझ में आ गया, इंडेक्सेशन कैसे करनी है वो समझ में आ गया। अब एक तड़कता भड़कता एक क्वेश्चन हो जाए जी। तड़कता, सर आप भी कभी इग्नोर हुए होंगे? कभी क्या, डेली होता हूं। कभी क्या? नालायक। कभी का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार। कभी हमारा डेली वाला काम है भाई। हमारा, हमें सारे इग्नोर करते हैं, हमें कौन भाव देगा? हम इग्नोर करने वाले प्राणी हैं, हमको इग्नोर किया जाता है। मैं तुम्हें कितनी बार बोलता हूं, कमेंट करो, इग्नोर। लाइक करो, इग्नोर। शेयर कर देना, इग्नोर। ये मैराथन के लिंक को स्टेटस पे लगा देना, इग्नोर। तो ये हम तो इग्नोर, ये तो वही हमारा फर्ज बनता है, तो कर लेते हैं जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ जी। इधर देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे जी। एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन को लिखें जी। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे लिखो, एक बिल्डिंग है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, बातचीत बंद करो, क्वेश्चन लिखो। बिल्डिंग परचेज 28 फरवरी 2001, 8 लाख की। FMV एज ओन 141, 12 लाख। SDV एज ओन 141, 11 लाख। ये 11 लाख रुपए, ठीक है नहीं? उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, पहली पहली इंप्रूवमेंट आपने की है, मान लो फर्स्ट इंप्रूवमेंट जो आपने की है, फर्स्ट इंप्रूवमेंट जो आपने की है वो मान के चल लो आप। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 5 मार्च 2001 को 10,000 की, ठीक है जी। 5 मार्च 1 को 10,000 रुपए की इंप्रूवमेंट आपने की है। उसके बाद सेकंड इंप्रूवमेंट जो की है 28 मार्च 1 को 15,000 रुपए की इंप्रूवमेंट की है, 15,000 रुपए की, ठीक है। थर्ड इंप्रूवमेंट जो आपने की है 15 जुलाई 2004 को 20,000 की। चौथी इंप्रूवमेंट की है 5 फरवरी 2016 को 10,000 की, ठीक है। उसके बाद सेल किया आपने प्रॉपर्टी 8 मार्च 2023 को 70 लाख की। EOT जो है वो 1 लाख रुपए है। EOT क्या है? 1 लाख रुपए है। कैपिटल गेन निकालना है आपको, कैपिटल गेन निकालना है। अब इंडेक्स रेट तुम्हारे पास है? इंडेक्स रेट की टेबल तुम्हारे पास है या नहीं है? होगी ना टेबल तो। इंडेक्स रेट की टेबल तुम्हारे पास है या नहीं है?
हाँ जी, टेबल तुम्हारे पास है या नहीं है? घर पे है, आप दे दो। अरे यार, इंडेक्स रेट की टेबल भी तुम्हें दे दो। टेबल कहाँ से लाऊं मैं, इसमें है ही नहीं। इसमें तो टेबल नहीं है, बुक निकाल लो यार, बुक निकालनी पड़ेगी आपको। टेबल मेरे पास भी नहीं है, बुक निकालो अपनी अपनी, या कहीं से देख लो। मेरे पास भी टेबल नहीं है। गूगल छांटो, गूगल जल्दी, गूगल छांटो। मेरे को भी इसमें दिख नहीं रही है इंडेक्स की टेबल। सारे बच्चे गूगल बाबा से पूछ लो। क्वेश्चन करके दिखाओ जी फटाफट से। बाईस तेईस का मुझे तो सारे याद हैं, चलो अच्छी बात है। सीतारमन जी आपको तो सारे याद ही होंगे। सर 115 बीएससी की पीडीएफ भेज दो, तो 115 बीएससी की पीडीएफ समरी बुक के अंदर ही है। 115 बीएससी की पीडीएफ जो है वो समरी बुक के अंदर है। 115 बीएससी की पीडीएफ समरी बुक के अंदर। और सुनो ध्यान से, जो तुम्हारी 7 तारीख को मैराथन है ना, उसका लिंक वो क्लास मैंने शेड्यूल कर दिया लाइव वाले फोल्डर में। अंतिम मैराथन है, लास्ट मैराथन है, तो स्टार्ट होने से पहले कम से कम उसके अंदर 1000 लाइक होने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो सारे बच्चे जाना क्लास के बाद, उसको लाइक करना, और भाई 3-4 दिन बस डेली बेस पे अपने स्टेटस पे लगा लो, ताकि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए बस। क्योंकि देखो जीएसटी हम खूब कर चुके हैं, अभी भी तुम जीएसटी के पीछे पड़े हुए हो कि जीएसटी देखना है। भाई जीएसटी मैं सही बता रहा हूँ, वो तुम्हें टाइम वेस्ट करोगे, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जीएसटी हम रेगुलर बैच के अंदर कर चुके हैं, जीएसटी हम त्रिशूल बैच में कर चुके हैं, जीएसटी मैराथन में कर चुके हैं, जीएसटी संजीवनी बूटी में कर चुके हैं। इससे ऊपर जीएसटी में कुछ भी नहीं है। तो हमें अब पूरा टाइम लगाना है इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि यही हमारा काम खराब करवाता है, इसी को मजबूत करना है, बस ये पर ध्यान दो जी। सर जी बुक में कहाँ है इंडेक्स? कैपिटल गेन के चैप्टर में होंगे जी। आपको सारे इंडेक्स रेट याद नहीं करने, आपको सिर्फ पहले साल का और लास्ट वाले साल का याद करना है। सारे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ध्यान रखना जी, आपको सारे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 31,87,385 कैपिटल गेन निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट सबका सेम ही आ रहा है। चलो एक बार बताओ कैसे निकाला है आपने जी, एक बार मुझे बताना आपने कैपिटल गेन किस तरह से निकाला है। पहले तुमको ये बताओ सेल प्राइस आपने क्या लिया, बताओ। मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, या मैं यूं कहूं सेल प्राइस कितना है, 70 लाख। माइनस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईकोआ। माइनस में क्या करेंगे, आईकोआ। अच्छा आईकोआ, अब आईकोआ से पहले हमें क्या लेनी है, हमें कोआ लेनी है। तो कोआ हम क्या लेके चलेंगे जी, हम कोआ क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे 8 लाख, यहाँ 12, यहाँ 11। इनमें से लेस क्या होगा, 11। इनमें से हायर क्या होगा, 11। तो कॉस्ट मेरी बनेगी जी 11। ठीक है जी, कॉस्ट मेरी कितनी बनेगी, 11 लाख रुपए। तो 11 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट बनेगी। डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब सारे बच्चे बताना चाहिए ईयर ऑफ ट्रांसफर जो है, क्या मेरा 23-24 है या 22-23 है? सारे बच्चे बोल दो, ईयर ऑफ ट्रांसफर जो है क्या मेरा 23-24 है या 22-23 है? 22-23 है सर, 23-24 नहीं है। यहाँ पे उसने बोला है 8 मार्च 23, मतलब अभी 23-24 स्टार्ट नहीं हुआ, 22-23 चल रहा है। तो अगर 22-23 है तो सारे बच्चे बोला 22-23 का इंडेक्स रेट क्या है जी, जल्दी बोलो। 22-23 का इंडेक्स रेट क्या है, बोलो 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 बोलो। 22-23 का इंडेक्स रेट क्या है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो कि 22-23 का इंडेक्स रेट क्या है, 331। तो अगर 22-23 का इंडेक्स रेट आपका 331 है, तो यहाँ पे आप देख लो जी 11 लाख, यहाँ पे कितना आएगा 11 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई 331।
कितना आएगा 36,41,000। ये आपकी आई कोई निकल के आ गई 36,41,000। फिर माइनस में आई कोई, अब अगर माइनस में आई को यहाँ पे निकल के आ रहा है तो आई कोई में बताओ 141 से पहले की इंप्रूवमेंट इग्नोर करेंगे, ये इंप्रूवमेंट इग्नोर कर दो, ये 141 से पहले की है। ये वाली इंप्रूवमेंट इग्नोर कर दो, ये 141 से पहले की है, ये हमें लेनी है, ये हमें लेनी है। तो 15 जुलाई 4, तो 15 जुलाई 4, तो 4-5 का रेट क्या है बताओ जी। हाँ इंडेक्स रेट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगे जी, जल्दी बोलो 4-5 का इंडेक्स रेट क्या है, फटाफट से बोलो जी, बोलो 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 4-5 का इंडेक्स रेट क्या है, जल्दी बोल दो फटाफट से। 4-5 का इंडेक्स रेट क्या है 113 मल्टीप्लाई 331, तो 20,000 डिवाइड बाई 113 मल्टीप्लाई 331, ये आपका आ रहा है 58,584 58,584 58,584, ये हमारा निकल के आ रहा है 58,584। ठीक है, उसके बाद अब यह बताओ ये 15-16 है 16-17 है जी, सारे बच्चे बोलो ये 15-16 है या 16-17 है। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है 15-16। अच्छा 15-16 का इंडेक्स रेट क्या है, बोलते रहो फटाफट से। 15-16 का इंडेक्स रेट क्या है 254, तो 254 मल्टीप्लाई 331, तो 10,000 डिवाइड बाई 254 मल्टीप्लाई 331, तो ये जो आ गया आपका, ये आ गया 13031, तो 13031 प्लस में 58584, तो हो गया 71615। यहाँ पे आ रहा है 71615, ये आ गया 71615, और माइनस में ईओटी। अब यहाँ पे ईओटी कितना दिया हुआ हमें, ईओटी यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दो जी। अब चेक करो कितना आ गया 70 लाख, माइनस में 36,41,000, माइनस में 71615, माइनस में 1 लाख रुपए, तो 31,87,385 रुपए ये कैपिटल गेन आएगा जी। अब जिन जिन का भी सही है अपने पीछे ऐसे क्लैपिंग करो, ऐसे अपने आप को अप्रिशिएट करो जी। जिन जिन का भी सही है अपने आप को सारे के सारे बच्चे अप्रिशिएट करेंगे जी। जिन जिन का भी सही है अपने आप को सारे के सारे बच्चे अप्रिशिएट करेंगे फटाफट से जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया जी। डन। ठीक है, लॉक कर दें इसको जी। सर हमारा 23-24 वाला इंडेक्स रेट इज 348। अबे तो 23-24 का इंडेक्स रेट 348 है, तो 348 ही थोड़ा लोगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करोगे ना, ईयर ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करोगे, और ईयर ऑफ ट्रांसफर तो 22-23 है। नालायक। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, अब इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, अब इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। अब यहां से ना मैं इसकी इंटरलिंकिंग करने जा रहा हूं। आपका कैपिटल गेन में एक सेक्शन है, सेक्शन 50C, जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट, आदित्य को पता है पेपर में कैसे आते हैं। आदित्य एग्जामिनर हमारी क्लास के बीच में बैठा है, ये आदित्य ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं दूंगा क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं बनता। हाँ बिल्कुल 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 आदित्य, थैंक यू सो मच बताने के लिए, नालायक। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो अब इसको मैं इंटरलिंक करूंगा सेक्शन 50C के साथ। अब जब मैं सेक्शन 50C के साथ इंटरलिंक करूंगा ना, अब सेक्शन 50C एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से हर दूसरे अटेम्प्ट में तुम्हें क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा ना, वो सेक्शन 50C का मिलेगा। और 50C का देखने को क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पे तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, वहां पे तुम्हें एसडीबी दी होगी, और एसडीबी कितनी लेनी है, क्या लेनी है, और फिर कोआ वाले केस में भी एसडीबी है, सेल वाले केस में भी एसडीबी है, तो कहां कौन सी वैल्यू लेनी है, वो कई बार दिमाग कंफ्यूज आ जाता है। तो उसको मैं इंटरलिंक करने जा रहा हूं, और फिर तुम्हें क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा कि सेक्शन 50C क्या है, लेवल का क्वेश्चन है, और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आप चेक करना, आपके एग्जाम में, आपके मॉड्यूल में 50C के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे।
अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे बताओ, सारे के सारे बच्चे बस एक बात मेरे को बता देना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया, अभी जो बताया लैंड और बिल्डिंग वाले केस में कॉस्ट हमें क्या लेनी है, अभी मैंने क्या बताया, लैंड और बिल्डिंग वाले केस में। अच्छा, आज तुम्हें जिन बच्चों ने सुदर्शन बैच लिया था ना, आज तुम्हें सुदर्शन बैच का फायदा समझ में आ रहा होगा। भाई साहब, ये जो तुम पहली बार में से आंसर निकाल पा रहे हो ना, इसका थैंक यू बनता है मेरा। आज समझ पा रहे हो, इसका थैंक यू बनता है, बट मैं थैंक यू ले नहीं रहा अभी। मैं तुमसे लूंगा पेपर के बाद, मैं तुमसे लूंगा रिजल्ट के बाद, तब देखूंगा तुम कितने बच्चे मुझे याद करते हो। उस टाइम तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा ना कि कौन गाबा, कौन कौन गाबा, कौन बाबा, किसके लेक्चर, कैसे लेक्चर। तो भी थैंक यू नहीं मांग रहा तुमसे। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, सबसे पहला क्रेडिट तुम्हारे पेरेंट्स को, जिन्होंने तुम्हें इतना साथ दिया, और दूसरा थैंक यू मेरा भी बनता होगा। यह बात ध्यान देना चाहिए मेरी बात को। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब लैंड बिल्डिंग वाले केस में कॉस्ट में क्या लेनी है, तो लैंड बिल्डिंग वाले केस में कॉस्ट हमें क्या लेनी है, तो 1/1 से पहले अगर परचेज किया तो परचेज प्राइस, और 1/1 की FMB, 1/1 की SDB, इनमें से लेस, इनमें से हायर, ये हमें कॉस्ट लेनी है। ये सारी बातें, ये सारी की सारी बातें हमने बताई है। कॉस्ट हमें क्या लेनी है, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में रियल एस्टेट में ना लोग बहुत सारी ब्लैक मनी कन्वर्ट करते थे, और उस ब्लैक मनी से व्हाइट मनी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन बनाया 50C। अब सेक्शन 50C क्या कहता है, अगर किसी ने लैंड बेची है, अगर किसी ने बिल्डिंग बेची है, या अगर किसी ने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, तो उस केस में क्या होगा। अगर किसी ने लैंड बेची है, अगर किसी ने बिल्डिंग बेची है, या अगर किसी ने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, उस केस में क्या होगा। तो अगर आपने लैंड, बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग बेची है और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, मतलब अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो इसी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को हम तुम्हारा सेल प्राइस मान लेंगे। हम तुम्हारा सेल प्राइस मान लेंगे कि अगर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही तुम्हारा सेल प्राइस मान लेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तुम्हारे सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही तुम्हारा सेल प्राइस है। ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम क्या निकल के आती है। प्रॉब्लम ही निकल के आती है, जैसे मान लो तुम्हें दिया हुआ है सेल प्राइस 40 लाख और तुम्हें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी है 40 लाख, तो सेल प्राइस क्या बनेगा, 40 लाख। कोई दिक्कत नहीं। सेल प्राइस दिया हुआ है 40 लाख, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी हुई है 42 लाख। सेल प्राइस क्या मानोगे, सेल प्राइस मानोगे 40 लाख, क्योंकि इसका 110 बनता है 44 लाख और ये कितने है 42 लाख, तो 110 के बीच में है, तो 40 लाख की सेल प्राइस बनेगा। ये 40 लाख है, ये 44 लाख है, तो क्या बनेगा, तो भी 40 लाख बनेगा, क्योंकि 110 तक है। ये 40 लाख है, ये 48 लाख है, तो 110% से ज्यादा है। और अगर 110% से ज्यादा है तो सेल प्राइस जो बनेगा वो 48 लाख रुपए का सेल प्राइस निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए, क्या सेल प्राइस आएगा, 48 लाख रुपए का सेल प्राइस यहां पे निकल के आएगा। तो इस तरह से कहना चाह रहा हूं, अगर स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस के 110 से ज्यादा है तब एसडीबी सेल प्राइस लेंगे, नहीं तो एसडीबी सेल प्राइस नहीं लेंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। अब एक बच्चा कहता है चलो सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एसडीबी हम सेल प्राइस लेंगे। एक बात बताओ गाबा सर, एसडीबी जो होती है वो ना कई बार क्या होता है, वो हमें 2 दिन की दी होती है। डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की अलग दी होती है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की अलग दी होती है। अब डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की अलग एसडीबी है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की अलग एसडीबी है। तो हम कौन से दिन की लेंगे, क्या हमें एग्रीमेंट के दिन की लेनी है या हमें लेनी है रजिस्ट्रेशन के दिन की लेनी है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि एग्रीमेंट के दिन या रजिस्ट्रेशन के दिन, इन दोनों में से कौन सी एसडीबी लेनी है। तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हें लेनी है एग्रीमेंट के दिन की।
जो तुम्हारी एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी होगी उसी को गवर्नमेंट ये बात कहती है तुम अपनी एफवीओसी बना लेना, सेल प्राइस बना लेना। बट सर इक्वल हो तो, अरे नालायक, मैंने भी बताया तो इक्वल वाले केस में क्या लेना है, इक्वल वाले केस में सेल प्राइस ही लेना है। अगर तुम्हारी एसडीवी 110 से ज्यादा है तब एसडीवी लेना, अगर इक्वल है या कम है तो एक्चुअल सेल प्राइस ही बनेगा। सर 2 दिन की एसडीवी दी है तो क्या लेंगे, तो आपको एग्रीमेंट के दिन की लेनी है, पर एग्रीमेंट के दिन की तब लेना अगर बायर ने कुछ पैसा या सारा पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले जमा करवा दिया था, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पेमेंट से, तब तो लेना एग्रीमेंट के दिन की, नहीं तो फिर ले लेना रजिस्ट्रेशन के दिन की। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी तब लेंगे अगर तुम्हारा एडवांस कुछ पैसा या सारा पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले जमा हो गया था, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, तब तो हम लेंगे एग्रीमेंट के दिन की, नहीं तो हम फिर रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी को बेस बनाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है और यहां पे वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन करने की ट्राई करें। अच्छा आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे एक बार, देखोगे तुम बोल दो मेरे बच्चों, आपको दिखाऊं सेक्शन 50 से, देखोगे? ये दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ पे हमारा है सेक्शन 50C, कित है भाई सेक्शन 50C, कित चला गया, कित है सेक्शन 50C, कित चला गया, कित है, ये रहा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शन 50C। ओ माय गॉड, ये देखो ये रहा। अब देखो यहाँ पे 50C क्या लिखा हुआ है, देखो 50C क्या कह रहा है, पहली बात तो लैंड और बिल्डिंग वाले केस में एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे देखो एसडीवी लेस देन एक्चुअल सेल प्राइस, तो 50C अप्लाई नहीं होगा, एक्चुअल सेल प्राइस तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा। उसके बाद एसडीवी इरादा ट्रांसफर तो पोजेशन ही होगा ना, वो तो हम 247 के अंदर पढ़ चुके हैं कि पोजेशन को ही ट्रांसफर बोलते हैं, और अगर पोजेशन नहीं दे रखा तो जो रजिस्ट्री है उसी को ट्रांसफर बोलेंगे। एसडीवी लेस देन 110 तो 50C नहीं लगेगा एक्चुअल सेल प्राइस। अगर एसडीवी इक्वल टू है, जो बच्चा इक्वल की बात कर रहा था, तो 110 है एक्चुअल सेल प्राइस। अगर एसडीवी मोर देन है तब एसडीवी सेल प्राइस बनेगा, तो 50C लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बार ऐसा करो, सारे के सारे बच्चे शाबाश 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 शाबाश, मेरे को सारे बच्चे बताओ इस केस में सेल प्राइस क्या लेंगे। ये एक्चुअल सेल प्राइस है, ये आपकी एसडीवी है, बताओ सेल प्राइस क्या मानोगे, जल्दी बताओ। सारे के सारे बच्चे बोल दो सेल प्राइस क्या मानोगे, बोलो 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 बोलो, सारे बच्चे बोल दो सेल प्राइस क्या मानोगे, जल्दी। लास्ट केस में 90 लाख और बाकी सब केस में 80 80 80 90। अब बताओ कितना सिंपल है यार, बताओ कितना सिंपल है। यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, यहाँ पे 110 से ऊपर है, यहाँ पे 90। पहले मेरे को ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना, मतलब दिमाग में क्लैरिटी आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन वाला ऑप्शन तो नहीं है, पक्का पक्का ना, आगे बढ़ सकते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट पर आओ, अगले पॉइंट पर आओ। अब मेरे को यहाँ पे बताओ जी, अब मेरे को यहाँ पे बताओ। अब ऐसा करो, कैपिटल गेन निकाल के बताओ। ये लो, ये क्वेश्चन है, देखो जो आंसर देख रहा है मेरे से चीट नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है मेरे से चीट कर रहे हो? अपने आप से कर रहे हो, क्योंकि पेपर में तुम सोल्व नहीं कर पाओगे। और ये अंतिम रिवीजन चल रही है, अंतिम रिवीजन, ठीक है ना? नहीं सर अभी तो हम हमारे 5-6 यूट्यूब चैनल और हैं, मैं वहां जाके भी देखना, देखते रहो, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको सही से बता रहा हूँ सर, अगर लास्ट के 20 दिन अगर तुमने तरीके से नहीं लगाए ना, तुम गिल्ट फील करोगे, मैं बता रहा हूँ सर, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट से जी, कैपिटल गेन निकाल के बताओ, कैपिटल गेन निकालो। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल एप्लीकेबल है।
इसका आंसर निकाल के बताओ, आंसर इसका। मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से आंसर निकाल के बताओ, इसका आंसर कितना आएगा। आंसर मेरे को कैपिटल गेन चाहिए, कोस्ट नहीं चाहिए जी। मेरे को सारे के सारे बच्चे कैपिटल गेन बताएं, मुझे कोस्ट नहीं चाहिए। कैपिटल गेन बताओ, कैपिटल गेन कितना आएगा जी। मैं तुम्हारे कमेंट में ना मैराथन का लिंक डाल रहा हूं, ये लिंक आपने सेव करना है एंड शेयर करना है एंड लाइक करना है इसको। हाँ नहीं, कितना आंसर आएगा। छत्तीस लाख 65,677। बाकी सब बच्चे बताओ जी। 35,82,000। 36 लाख। हर्ष का अलग है, दीपांश। भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारे अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं। दो तरह के आंसर आ रहे हैं जी। तो एक बार चेक करते हैं, कैपिटल गेन जो है ये आ रहा है 36,65,677। ये आंसर, जिसका भी आंसर है वो सही है जी। देखो सेल प्राइस 78 लाख, आई कुआ 12 लाख, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 348। 348 क्यों करेंगे, यहाँ पे ईयर कौन सा है, 23-24 है, तो यहाँ पे ऐसे ही फिर 2 लाख रुपए, 20,000 रुपए, 167 मल्टीप्लाई 348। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो इतना निकल के आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो तुम्हारा इतना निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। ये 35 लाख कैसे निकाल रहे हो। डन। किसने रॉन्ग क्या, गलत है। 20,000 डिवाइड बाय 167 मल्टीप्लाई 348, 41676, यही तो है। कैलकुलेशन गलत है। कैसे, यहाँ पे 10,000 तो इग्नोर कर दो, और यहाँ पे 20,000 पे 10-11 का रेट क्या है, 10-11 का रेट कितना, 167 नहीं है। अरे माइनस गलत है क्या, 78 लाख माइनस में 4,176 हाँ 35,82,323 आ रहा है, ये आ रहा है भाई। हाँ भाई, हाँ यही आ रहा है भाई। हाँ सब्ट्रैक्ट गलत किया हुआ है, बिल्कुल 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 माइनस गलत किया हुआ है, ये आंसर आ रहा है जी। और फिर ये 36 लाख वाला कैसे निकाल रहे थे, नालायकों, नकलची बंदर, नकलची। तुमने 36 लाख कैसे निकाला था बे, 36 लाख तो आंसर आ ही नहीं रहा। भाई साहब तुमने आंसर टेप दिया था। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ। 36 लाख वाले कहां गए बच्चे, नहीं 36 लाख वाले बच्चे कहां गए, तुमने कैसे निकाला था। और अगर हमें तो लगा दिया हुआ है तो वो वही होगा, सेम होगा। भाई भाई साहब कितने चोर लड़के हैं भाई। अब मेरे को पता लग रहा है भाई साहब 36 लाख का तो कैसे कैसे आंसर निकाला आपने। नालायक, कॉपी, नकलची बंदर है भाई कई बच्चे। सर ये 78 लाख कैसे आया, देखो सेल प्राइस 70 लाख है, एसडीबी 78 है। अब ये एसडीबी 110 से ऊपर है ना, अब अगर एसडीबी 110 से ऊपर है तो एसडीबी सेल प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, 78 लाख बनेगा जी। भाई समझ में आ गया, कई बच्चे नकलची बंदर बैठे हैं भाई, कई बच्चे नकलची बंदर बैठे हैं, अपना काम खराब कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे जी। ठीक है चलो, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से मेरे को ये बताओ, इस केस में सेल प्राइस क्या बनेगा। देखो इस केस में सेल प्राइस क्या बनेगा, सारे बता दो फटाफट से। देखो यहाँ पे एक बार चेक करना पहले क्या किया हुआ है, ये डेट ऑफ एग्रीमेंट है, ये एसडीबी एग्रीमेंट के दिन की,
ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये एसडीवी रजिस्ट्रेशन के दिन की, उसके बाद ये एक्चुअल सेल प्राइस है और ये एडवांस पेमेंट की है। तो आपको बताना है इस केस में सेल प्राइस क्या लेंगे कैपिटल गेन के लिए जी। सरिता कह रही है ईयर कैसे लेंगे। मेरे बच्चे फरवरी 24 है ना, तो फरवरी 24 जो है वो खत्म कहां पे होगा, मार्च 24 को। तो मार्च 24 को ये स्टार्ट कहां पे होगा, अप्रैल 23। तो अप्रैल 23 से मार्च 24, तो प्रीवियस 23-24 हो गया ना। बताओ जी इस केस में, बताओ जी इस केस के अंदर बताओ, फटाफट से बताओ सेल प्राइस क्या लेंगे। और गलती से ना कॉपी को नकल मत मार लेना, क्या तो उसमें गलत लिखा हो नोट्स में, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स में गलती पकड़ में आ गई है तो नोट्स में गलती भी हो सकती है। तो अपना दिमाग चलाना और फिर मुझे बताना कहीं तुम भाई साहब वो नकलची बंदर जो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में काम खराब किया था, ठीक है ना। नहीं आ रहा छोड़ दो भाई, नकल मत मारो, कोई फायदा नहीं है, नकल मार के कोई फायदा नहीं है। नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नकल नहीं मारनी बस। नालायक नकल मार रहे हैं। हाँ जी सर 110 के लिए किस एसडीवी लेंगे, 110 के लिए कौन सी एसडीवी लेंगे, वही तो देखना है। एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन के दिन की, अगर दो एसडीवी दी है तो एग्रीमेंट के दिन की बेस लेते हैं, बट तब लेते हैं अगर एडवांस पहले आ चुका हो, उसके बेस पे आप कैलकुलेट करोगे ना। नब्बे 75 100 88, एक बार चेक करना जी। यहाँ पे पहले का 90 है, फिर यहाँ पे 70 है, फिर यहाँ पे 1 करोड़ है, फिर यहाँ पे 80 है, फिर यहाँ पे 80 है। अब बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सारे बच्चे बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है जी। जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से बोल दो इन चारों में कोई डाउट किसी को हो जी। बोलो 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 बोलो, इन चारों में कोई डाउट। आयुष कह रहा है नहीं सर सारे सही हैं। हिमांशु कह रहा है सेकंड और थर्ड एक बार बता दो। चलो सेकंड और थर्ड देख लेते हैं, इधर देखो ध्यान से। सेकंड एक बार चेक करो जी, इधर देखो ध्यान से जी। प्रशांत वगैरह गाबे सारे समझा दे भाई, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे भाई, मेरे बस का नहीं है, मैं तो भाई देख के बता सकता हूँ बस। देखो चित्रा कह रही है भाई एक बार एक्सप्लेन कर देगा गाबे, ठीक है, हमारे बस का नहीं है भाई, इतना दिमाग ना चल रहा है हमारा, कहीं सोच रहा हो। इधर देख ले भाई, सुचित्रा और प्रशांत दोनों बच्चे इधर देख ले भाई, बिल्कुल ही नालायक बने पड़े। इधर देख ले भाई, इधर देख लो क्या दिक्कत लाग रही है। एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी 80 लाख दी हुई है, रजिस्ट्रेशन की तुम्हें 90 लाख दी हुई है, ठीक है। अब उन्होंने एडवांस दिए 5 लाख रुपए कैश, कैश दिया तो कैश हमें चेक ही नहीं करते, हमें लेनी है रजिस्ट्रेशन के दिन की। अब एक्चुअल सेल प्राइस 75 लाख, इसका 110, तो इसका 110 कितना बनेगा, 75 लाख रुपए का 110 जो है अगर मैं निकालूंगा तो 75 लाख का 110 जो बनेगा 82 लाख 50, और ये 90 है तो 110 से ज्यादा है, तो फिर यही हमारी एसडीवी सेल प्राइस बन जाएगी जी, खत्म। अगले पॉइंट पर आओ, ये 70 लाख है, ये 75 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से दिया 18 जून। अब एग्रीमेंट कब हुआ है जी, 15 जून को हुआ। एडवांस कब दिया, 18 जून, तो एग्रीमेंट के बाद दिया है। अब अगर एग्रीमेंट के बाद दी है तो फिर तो भैया रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी बेस बनेगी ये वाली। अब ये 70 लाख रुपए है, क्या ये 75 लाख इसके 110 से ऊपर है, नहीं, इसका 110 कितना बनता है 77 लाख, ये कितना है 75 लाख, तो 110 से कम है, तो एक्चुअल सेल प्राइस ही तुम्हारा सेल प्राइस बनेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद सर अगर फर्स्ट वाले में ऑनलाइन होता, तो अगर फर्स्ट वाले में ऑनलाइन होता उस केस में फिर एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बन जाती ये वाली, फिर 75 लाख का 110
80 लाख तो बनता नहीं है, तो फिर 75 लाख ही सेल प्राइस बनता अगर यहाँ पे ऑनलाइन मोड से होता तो। अब अगले पॉइंट पर आओ, ये 90 लाख है, ये 1 करोड़ है, यहाँ पे 5 लाख रुपए आरटीजीएस 17 अप्रैल, ये कब है 15 अप्रैल, तो एग्रीमेंट के बाद है। अब अगर एग्रीमेंट के बाद है तो बेस बनेगी रजिस्ट्रेशन के दिन की एसडीवी ये वाली। अब 80 लाख रुपए है, 80 लाख का 110 बनेगा 88 लाख। अब 88 लाख बनेगा, ये कितना है 100 लाख है, तो भैया 88 लाख से तो ज्यादा ही है, तो यही मेरा बनेगा सेल प्राइस बन जाएगा जी। अगले पॉइंट पर आओ, ये 80 लाख है, ये 88 लाख है, ठीक है। अब ये 6 लाख रुपए एनईएफटी है 17 दिसंबर, अब ये 18 दिसंबर है, ये 17 दिसंबर है, तो मतलब एग्रीमेंट से पहले, अगर एग्रीमेंट से पहले है तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी कितनी है 80 लाख, और यहाँ पर सेल प्राइस कितने हैं 70 लाख, तो 70 लाख का 110 कितना बनेगा 77 लाख, तो ये 80 लाख है, 110 से ज्यादा है, तो 80 लाख रुपए सेल प्राइस बन जाएगा, बात खत्म है जी। आरटीजीएस हो गया, ऑनलाइन हो गया, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आरटीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, यूपीआई हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब के सब ऑनलाइन पेमेंट के अंदर आते हैं। और सारी पेमेंट आना जरूरी नहीं है, थोड़ी सी पेमेंट भी अगर पहले आएगी तो भी चलेगा। मैंने फुल पेमेंट कहीं नहीं कहा, मैंने फुल और पार्ट पेमेंट कहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेल प्राइस हमें लेना पड़ेगा, इस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। डन? क्या मैं लॉक कर सकता हूं जी? ठीक है, क्या मैं लॉक कर सकता हूं? सर 1 रुपया भी आया तो भी चलेगा, चलेगा भाई, बट आयुष प्रैक्टिकली बात कर, तू 1 रुपया एडवांस लेके प्रॉपर्टी दे देगा? मैं तुमसे बात करता हूं, 1 रुपया एडवांस देके प्रॉपर्टी, बोलो ना, 1 रुपया एडवांस देके तो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी दे दोगे? तुम नहीं दोगे। तो प्रैक्टिकली बात करो मेरे भाई, प्रैक्टिकली बात करो, प्रैक्टिकली 1 रुपया कौन लेगा एडवांस, बताओ ना। बट हाँ, एज पर लो अगर 1 रुपया भी एडवांस है तो काम चल जाएगा जी। ड्राफ्ट कैश में आएगा जी? नहीं, अकाउंट पे ड्राफ्ट, अकाउंट पे ही चेक के साथ आएगा। अकाउंट पे ड्राफ्ट अगर है तो वो अकाउंट पे ही चेक के साथ आएगा, ड्राफ्ट अलग होता है, कैश अलग होता है जी। सर जी यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ टैक्सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं। तो फाइनली अब जाके हमारा सेक्शन 50C यहां पर पैक हो जाता है। बताओ 50C में कोई डाउट तो नहीं है? 50C में कोई डाउट तो नहीं है? टैक्स देव भाई, ना कोई टैक्स देव, ना कोई टैक्स का ज्ञानी, हम एक इंसान सिंपल सादे से, ठीक है, और बात खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बताओ आगे बढ़ सकते हैं जी। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जी, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम मिलेंगे 2 बजे, फिर हम मिलेंगे 2 बजे, ठीक है जी। और 2 बजे ध्यान रखना जी, 2 बजे सारे के सारे बच्चे पहुंच जाना, क्योंकि आज हमारी जीएसटी की लास्ट क्लास है। आज हमें जीएसटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आज हमारी 6ठी क्लास है, छठी, आज हमारी 6ठी क्लास है संजीवनी बूटी की, और हमने जीएसटी के काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, याद करो आरटीपी वाले क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पहले, 25 क्वेश्चन बाद में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वो कल क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन किए, आज भी कई सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आप मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट ना करते भी 100 या 150 क्वेश्चन हम जीएसटी के प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो हमने सारी वैरायटी के क्वेश्चन एक बार हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर आप 1-2 बार अब बस खुद अपनी तरफ से गो थ्रू कर लोगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब प्रोविजन रटने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन मत रटना, प्रोविजन तुम्हें याद हो चुके हैं सारे के सारे। बात समझ में आ रही है जी? चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे सारे के सारे बच्चे आओ, क्वेश्चन देखो जी। इधर देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग परचेज किया आपने 8 जनवरी 2010 को, 8 लाख की, 8 लाख की बिल्डिंग परचेज की है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करेंगे रैंडम, हाँ मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगा, आपको पीडीएफ भेज दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फिर है
एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट 15 नवंबर 2016। एक्चुअल सेल प्राइस जो हुआ 80 लाख। एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है 87 लाख रुपीस। 5 लाख एडवांस थ्रू एनईएफटी ऑन, मान लो 14 नवंबर 16। डेट ऑफ पोजेशन 15 जुलाई 2018। एसडीवी ऑन दी डेट ऑफ पोजेशन 90 लाख। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 15 सितंबर 20। एसडीवी ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 95 लाख। 95 लाख रुपए। हाँ जी, सेल प्राइस 8, परचेज प्राइस 8 लाख है, 8 लाख। कंप्यूट कैपिटल गेन, ये 14 नवंबर है जी। एडवांस आया 14 नवंबर को जी। एडवांस जो आया है वो एडवांस आया 14 नवंबर को। हाँ जी, ईयर, अच्छा ईयर 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 तो बता दिया मैंने। ईयर क्या बताना है? अच्छा ईयर 14 नवंबर 16। 14 नवंबर 16। इंप्रूवमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट छोड़ दो, इंप्रूवमेंट नहीं है जी, इंप्रूवमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट छोड़ दो। सेलिंग प्राइस कहाँ पे? ये वाला 80 लाख, 80 लाख। अरे भाई 14 नवंबर 16, क्या हो गया तुम्हें? 14 नवंबर 16 है। सेल की डेट क्या पूछ रहे हो यार? सेल की डेट कैसे होगी? यहाँ पे बता तो दी, एग्रीमेंट के दिन ये है, पोजेशन का दिन ये है, रजिस्ट्रेशन का दिन ये है, और तुम उससे क्या चाहते हो? चलो पहले मेरे को ये बताओ, सेल प्राइस क्या लोगे? जल्दी बोलो, सेल प्राइस क्या लोगे? 80 लाख लोगे, 87 लाख लोगे, या 95 लाख लोगे, या 90 लाख लोगे? मेरे को ये बताओ बस, सेल प्राइस क्या लोगे? 90 लाख लोगे, 95 लाख लोगे, 87 लाख लोगे, या 80 लाख लोगे? बताओ सेल प्राइस क्या लोगे? जल्दी बोलो, सेल प्राइस क्या लोगे? जल्दी बोलो, सेल प्राइस क्या लोगे? हाँ नहीं, सेल प्राइस क्या लोगे? अब मेरे को एक बात बताना, सेल प्राइस क्या लेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने एडवांस कब लिया। अब एडवांस आपने कब लिया जी? एडवांस आपने लिया 14 नवंबर को, और एग्रीमेंट हुआ 15 को, तो एग्रीमेंट से पहले है। और कैसे है? एनईएफटी है, ऑनलाइन है, तो आपकी एग्रीमेंट के दिन की एसडीबीबीएस बनेगी, और वो कितनी है? 87। अब अगर वो 87 है तो क्या 80 और 87, इसका 110 बनता है 88 लाख। तो ये एस डी वी 110 से कम है, तो अगर 110 से कम है तो एक्चुअल सेल प्राइस बनेगा, तो सेल प्राइस बनेगा 80 लाख। अब मैं बात करो आईकोवा जी। अब यहाँ पे आईकोवा 8 लाख रुपए है, डिवाइड बाय, अब बताओ 9-10 का रेट बताओ सारे बच्चे, जल्दी बोलो 9-10 का रेट क्या है? 9-10 का रेट बताओ, 9-10 का फटाफट से बोल दो। 9 और 10 का रेट क्या है? सर इस एसडीबी का हमें क्या करना है? ये एसडीबी मेरे किसी भी काम की नहीं है, पोजेशन के दिन की एसडीबी मेरे किसी काम की नहीं होती। 148 मल्टीप्लाई बताओ।
अब यहाँ पे तुम गलती करोगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफर के ईयर से, और ट्रांसफर का ईयर जो है वो ईयर ऑफ पोजेशन है। तो ये डेट की एसडीवी मेरे काम की नहीं है, बट ये डेट मेरे काम की है, किस लिए, क्योंकि किस ईयर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 15 जुलाई 18 है, तो 15 जुलाई 18 का मतलब 18-19। अब सारे बच्चे बोल दो 18-19 का रेट क्या है, बोलो 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 बोलो, 18-19 का रेट क्या है, 18-19 का रेट क्या है, जल्दी बोलो, 18-19 का रेट क्या है, 280। तो 280 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 8 लाख डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई 280, तो ये आएगा आपका 15,13,514 रुपये। इसमें से 80 लाख माइनस कर दोगे तो आपका जो बनेगा 64,86,486, ये कैपिटल गेन बनेगा जी आपका जी। आपका ये कैपिटल गेन निकल के आएगा, ये करेक्ट आंसर आपका जी। ठीक है, ये कैपिटल गेन निकल कर आएगा 64,86,486, दैट इज योर कैपिटल गेन। बस गलती आपने यहां पर करनी है मल्टीप्लाई करने में। तो ट्रांसफर का ईयर जो है वो पोजेशन है, तो जहां पोजेशन वहां ट्रांसफर, ट्रांसफर कहां पे है, 18-19 में है, तो रेट हमारा क्या बनेगा, 280 बनेगा। तो 280 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, बस ये पर ध्यान दो जी। जो बात समझ में आ रही है जी, ठीक है, लॉक कर दें। और अगर एनईएफटी नहीं होता, अगर एनईएफटी नहीं होता, मान लो कैश होता, अगर कैश होता तो फिर हम 95 लाख लेते जी। अगर यहाँ पे कैश लिखा होता फिर हम लेते रजिस्ट्रेशन के दिन की, और वो हमारा कितने हैं, 95 लाख। तो ये 110 से, अगर ये 110 से ऊपर है, तो अगर 110 से ऊपर है तो फिर 95 लाख बनता जी। लॉक कर दें। अगर डेट ऑफ पोजेशन हमें नहीं दी हुई तो ट्रांसफर बनेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डेट ऑफ पोजेशन नहीं दी तो ट्रांसफर बनेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बात ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। अगर आई को 15,13,351, नहीं, एक बार दोबारा से निकाल लो। चलो री, अब एक बार फटाफट से आप आ जाओ। अब हम मिलेंगे 2 बजे जी, अब हम मिलेंगे 2 बजे। आदित्य भाई फिर तेरे को सारा पता है यार कैसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ क्या करें, बताओ यार। अब पंगा ये है कि एग्जामिनर मेरी क्लास के अंदर आके बैठ गए हैं ना, पंगा ये है। अब अपना मॉड्यूल चेक कर लो, आपके ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए इसके अंदर। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं वो तो हमें खुद ही नहीं पता ना, हार्ड आते हैं इजी आते हैं, वो तो जब बनेंगे तभी पता लगेंगे। बेस तो मेरे बच्चे नालायक सबका यही होता है। अब तुम कहो वो पेपर क्यों नहीं, वो क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे जो पेपर के अंदर बनेगा। अगर वो मेरे पास होता ना मैं वो दे देता, मैं तुम्हें पहले ही करवा देता हूँ। अगर वो मेरे पास होता ना भाई मैं करवा देता, कसम लगे माता रानी मम्मी कसम। अगर एग्जामिनर मेरे को बता दे कि ये क्वेश्चन आने वाला है मैं वही करवा दूंगा तुम्हें, नालायक। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिल रहे हैं 2 बजे। अब सारे के सारे बच्चे पहले तो इस लिंक पे जाओ, जो लिंक मैंने ऊपर कमेंट पे पिन किया हुआ है, ये हमारी मैराथन का लिंक है। इसको शेयर करो, अपने अपने स्टेटस पे लगाओ, इसको लाइक ठोको फटाफट से, ताकि 7 तारीख से पहले इस पे कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी, बाय बाय जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।